नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको ले चलूंगा उस सफर पर जो हमेशा सच्चाई और अफवाहों के बीच चलता है। ये कहानी है उस इमारत की जिसे जिस्म से ज्यादा नाम मिला है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ताजमहल की। इसे प्यार की निशानी कहा गया, बेशुमार दीवानगी भी कहा गया, और कुछ का तो मानना यह है कि ये कोई प्यार की निशानी या कोई मकबरा नहीं, बल्कि एक पुराना शिव मंदिर है जिसका नाम था तेजो महालय। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है इसको लेकर, और जो भी अफवाहें फैलाई जाती हैं, जो भी दावे किए जाते हैं और न्यूज चैनल पर जो भी डिबेट की जाती हैं, इन सबका आज खुलासा करेंगे और इसका पुराने से पुराना भय इतिहास जानेंगे जो हमें स्कूल कॉलेज की किताबों में नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन हमारे इतिहासकारों ने उन रहस्यों की खोज की है, उनके सबूतों को ढूंढा है। तो चलिए ले चलते हैं आपको इस सफर पर। ये कहानी शुरू होती है 13वीं शताब्दी से। यमुना नदी का वह क्षेत्र जहां आज ताजमहल बना हुआ है, यह भूमि थी तोमर वंश के शासक राजा परमार्दी देव जी की। उस समय इस क्षेत्र पर तोमर वंश के शासकों के बाग बगीचे और हवेली नुमा ढांचे हुआ करते थे। तोमर वंश मुख्य रूप से दिल्ली और ग्वालियर क्षेत्र पर शासन करता था। इसी दौरान यमुना घाटी जहां आज ताजमहल बना हुआ है, इस क्षेत्र पर भी तोमर वंश के राजाओं का ही अधिकार था। तोमर वंश का प्रभाव 13वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के बीच रहा। 15वीं शताब्दी के अंत तक ये वंश कमजोर होने लगा। अब दिल्ली की सत्ता लोधी वंश के हाथों में आ चुकी थी। ग्वालियर और आगरा क्षेत्र पर उसका अधिकार हो चुका था। 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। इसके बाद इस पूरे इलाके पर मुगल शासन का अधिकार हो गया। अब जब अकबर का समय आया, तब उसने अपने साम्राज्य को और अधिक मजबूत बनाने के लिए राजपूत राजाओं को अपने साम्राज्य में जोड़ने की नीति अपनाई और उसने जयपुर के राजा मानसिंह कछवा को अपने दरबार का सेनापति बनाया और अपने 9 रत्नों में शामिल किया। अकबर ने उन्हें कई इनाम दिए, जिसमें से एक इनाम यमुना नदी के किनारे की भूमि भी थी। 17वीं शताब्दी में अकबर के पोते शाहजहां का शासन आया। उस समय यह भूमि राजा मानसिंह कछवा के पोते राजा जयसिंह कछवा के पास थी। शाहजहां और राजा जयसिंह के संबंध काफी अच्छे थे, क्योंकि उनका कनेक्शन केवल राजनीतिक ही नहीं बल्कि पारिवारिक भी था। अकबर की बीवी जोधाबाई, जिनसे शाहजहां के पिता जहांगीर का जन्म हुआ, वह राजा जयसिंह के दादा राजा मानसिंह की बुआ थीं। इस तरीके से शाहजहां और राजा जयसिंह का उनकी पिछली पीढ़ियों से एक रिश्ता भी चल रहा था। अब यहाँ पर एक और मिस्ट्री सामने आती है। हम समझते हैं कि अकबर की बीवी जोधाबाई थी। किताबों में भी यही पढ़ाया जाता है और फिल्मों में भी यही दिखाया जाता है, लेकिन असल सच कुछ और है। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिसर थे, द लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टॉड। इन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी 1829 में, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस किताब में इन्होंने अकबर की बीवी, जिनका वास्तविक नाम हरकाबाई था, इस नाम की जगह जोधाबाई मेंशन कर दिया था और तब से यह नाम किताबों में और फिल्मों में प्रचलित हो गया। लेकिन ऐतिहासिक और वास्तविक दस्तावेज जैसे कि अकबरनामा और तांबुल खाना में इन्हें हरकाबाई या मरियम उज जमानी कहा गया है। शाहजहां, जिनका असली नाम था खुर्राम, अपनी बेगम मुमताज महल से बहुत प्रेम करते थे। मुमताज महल, जिनका असली नाम था अर्जुमंद बानु बेगम। कहने को इनकी और भी बीवियां थीं, जैसे कि अकबराबादी महल और कंधारी महल, लेकिन ये शादियां इनकी केवल पॉलिटिशियन अलाइसेंस के कारण हुई थी। और यही कारण था कि मुमताज महल से शाहजहां का और बीवियों की तुलना में प्रेम कहीं ज्यादा अधिक था। मुमताज महल से शाहजहां के 14 बच्चों का जन्म होता है, जिनमें से आधे तो जन्म के समय ही मर जाते हैं, क्योंकि उस समय हेल्थ केयर सिस्टम इतना अच्छा नहीं था। 14वें बच्चे को जन्म देते समय मुमताज महल की मृत्यु हो जाती है। मुगल शासन में एक बात यह थी कि जो कब्र होती है वह नदियों के किनारे बाग बगीचों में बनाई जाती है, ताकि वहां का वातावरण शुद्ध बना रहे। इस्लामी परंपरा में ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के बाद शरीर तो मिट्टी में मिल जाता है, परंतु आत्मा वह जजमेंट डे के पास जाती है और तब निर्णय होता है कि वह स्वर्ग जाएगी या नर्क। तब तक उसका फाइनल रेस्टिंग प्लेस कब्र होता है। और यही वजह थी कि शाहजहां चाहते थे कि मुमताज महल का फाइनल रेस्टिंग प्लेस बहुत ही शानदार हो, और तब उनके दिमाग में ख्याल आता है ताजमहल बनवाने का। अब चूंकि राजा जयसिंह के संबंध शाहजहां से काफी अच्छे थे, तो राजा जय सिंह ताजमहल बनवाने के लिए अपनी यमुना नदी के किनारे की भूमि शाहजहां को फ्री में ऑफर करना चाहते थे, लेकिन शाहजहां ने वह भूमि फ्री में लेने से मना कर दिया और बदले में उन्हें अपना शानदार महल जयपुर हाउस दिया। इसके बाद ताजमहल का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। 20,000 से अधिक मजदूरों ने दिन रात काम किया और अलग अलग देशों से विभिन्न प्रकार के बेशकीमती पत्थर आए
और तब जाकर ये दुनिया का 7वां अजूबा बनकर तैयार हुआ। अब ये तो जान लिया कि ताजमहल की जो भूमि है वह शाहजहां को मिली कैसे और उसका निर्माण कार्य कैसे हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ दावे और कुछ अफवाहें ताजमहल को लेकर बार बार फैलाई जाती हैं, जो कंट्रोवर्सीज होती हैं, उनके पीछे की क्या सच्चाई है वो जानते हैं। 2022 में बीजेपी के नेता डॉक्टर राजनीश सिंह ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें ताजमहल के 22 बंद दरवाजों की जांच करने की मांग की गई। उनका दावा था कि इन बंद कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और शिलालेख हो सकते हैं। उनका कहना था कि ताजमहल एक पुराना शिव मंदिर है जिसका नाम था तेजो महल है। हालांकि एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसका विरोध किया और अदालत ने भी कहा कि ताजमहल एक मकबरा है, ना कि मंदिर। अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया। इस विवाद ने ताजमहल के इतिहास और उसकी पहचान को लेकर एक बार फिर से बहस को जन्म दिया। हालांकि ऐतिहासिक तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर यह सिद्धांत निराधार साबित हुआ, लेकिन सवाल यह उठता है कि नेता राजनीश सिंह के दिमाग में तेजो महल वाला कॉन्सेप्ट आया कहां से। एक लेखक थे पुरुषोत्तम नागेशोक, शॉर्ट में कहें तो PN ओक। उन्होंने अपनी कई किताबों में लिखा था कि असल में ताजमहल एक पुराना शिव मंदिर है जिसका नाम था तेजो महल है। उनका कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल बचकाना था। वे ऐतिहासिक स्थलों के नामों को संस्कृत और वैदिक शब्दों से जोड़ देते थे, वास्तुकला में हिंदू प्रतीकों को ढूंढते थे और बाद में दावा कर देते थे कि यह कभी हिंदू मंदिर या स्थल रहा होगा। जैसे कि उनका एक दावा था कि जामा मस्जिद में जामा शब्द जैन शब्द से लिया गया है, तो उन्होंने ये दावा कर दिया कि जामा मस्जिद कभी जैन मंदिर था। एक और दावा था कि वेटिकन शब्द संस्कृत के वाटिका शब्द जैसा है, तो इसका मतलब कि वेटिकन सिटी कभी हिंदू मंदिर या स्थल रही होगी। तो इस तरीके की उनकी धारणाएं थी और ऐसी ही धारणा उन्होंने ताजमहल को लेकर दे दी। लगभग सभी प्रमुख इतिहासकारों और एएसआई ने ओक के दावों को कथानक और कल्पना बताया। उन्होंने कहा कि ओक ने कोई भी पुरातात्विक प्रमाण नहीं दिया है, उन्होंने केवल नामों और प्रतीकों के आधार पर केवल अपनी मनमानी से सिद्धांत गढ़े हैं। सुप्रीम कोर्ट और कई अदालतें ये साफ कर चुकी हैं कि ताजमहल शाहजहां द्वारा बनाया गया एक मकबरा है, ना कि कोई मंदिर। लेकिन फिर भी PNO के ये दावे समय समय पर विवादों को हवा देते रहते हैं और यही कारण था कि बीजेपी के नेता डॉक्टर राजनीश सिंह ने 22 बंद दरवाजों को खोलने की याचिका दायर की, लेकिन उनकी याचिका रद्द कर दी गई। एक और विवाद अभी उठते उठते रहा। परेश रावल की 31 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही फिल्म द ताज स्टोरी, उसका प्रमोशन पोस्टर सोशल मीडिया पर शेयर हुआ, जिसमें कि ताजमहल के गुंबद से शिवलिंग निकलते हुए दिखाई गई। इससे विवाद उठ गया। कहा गया कि फिल्म तेजो महल जैसे सिद्धांत को बढ़ावा दे रही है। मीडिया और जनता ने भी यही पूछा कि ये दावे प्रमाणित हैं या नहीं। तो मुझे लगता है कि अब तक आप ये अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि ताजमहल कब, किसने और किस समय पर बनवाया और समय समय पर ताजमहल को लेकर ये कंट्रोवर्सीज क्यों होती हैं। अब इस 22 बंद दरवाजों को खोलने की जो मांग की जाती है, तो जान लेते हैं कि इन 22 बंद दरवाजों के पीछे क्या है। बीजेपी नेता डॉक्टर राजनीश सिंह की याचिका डिसमिस होने के बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने खुद बताया कि असल में ये रूम नहीं है, बल्कि एक लंबा कॉरिडोर है जिन पर दरवाजे लगाए गए हैं। और हाँ, ये दरवाजे सदियों से बंद नहीं है। एएसआई का स्टाफ समय समय पर इसकी सफाई करने के लिए वहां पर जाता है। ऐसे कमरे मुगल काल की कई इमारतों में होते हैं, जैसे कि दिल्ली का हुमायूं का मकबरा और सफदरजंग टॉम्ब। ये कमरे असल में स्ट्रक्चर एलिमेंट होते हैं जिन पर पूरी इमारत टिकी होती है। दरवाजे इसलिए लॉक रखे जाते हैं ताकि भीड़ अंदर ना जाए और हेरिटेज साइट सुरक्षित रहें। ताजमहल को देखने के लिए हर दिन लगभग लाखों लोग आते हैं और हर कोना खोल देना खतरा बन सकता है। लेकिन जब सोशल मीडिया पर विवाद नहीं थमा, तब एएसआई ने सीधे तस्वीरें जारी कर दी। वो तस्वीरें उनकी वेबसाइट पर लाइव हैं और उसमें साफ साफ दिखता है कि अंदर सिर्फ रेस्टोरेशन वर्क चल रहा है। आगरा के एएसआई चीफ RK पटेल ने भी ये कह दिया कि अब जाकर कोई भी देख सकता है कि अंदर कुछ भी छुपा नहीं है, बस हमारी मेहनत छुपी है। एक और थ्योरी है जिसमें कहा जाता है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले 20,000 से अधिक वर्कर्स के हाथ करवा दिए ताकि वो ऐसा स्मारक दोबारा ना बना सके। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि इस थ्योरी का कोई भी ऐतिहासिक सबूत नहीं है, न फारसी इतिहास में और न ही बादशाहनामा में, जो कि शाहजहां के दरबार का ऐतिहासिक रिकॉर्ड था। ऐतिहासिक रिकॉर्ड में शाहजहां का नाम उस दौर में क्रूर नहीं बल्कि एक कला प्रेमी शासक के रूप में दर्ज है। और सबसे मजेदार बात यह है कि ताजमहल में जिन कारीगरों ने काम किया, उन्हीं ने बाद में जामा मस्जिद, लाल किला और शाहजहानाबाद, जिसे आज हम ओल्ड दिल्ली के नाम से जानते हैं, इनको बनाने में भी वे शामिल रहे। यदि उनके हाथ करवा दिए गए होते तो फिर बाद में ये सब कैसे बनता। और ये सब चीजें अराउंड द सेम टाइम बनी है। इसी कारण से इस समय को गोल्डन टाइम ऑफ आर्किटेक्चर कहा गया। असल में ये कहानी ब्रिटिश काल में फैलाई गई ताकि मुगलों को जालिम और खूनी दिखाया जा सके, और धीरे धीरे ये लोक कथाओं में फैलती चली गई और आज भी लोग इसे सच मान बैठते हैं।
लेकिन सच्चाई यह है कि शाहजहां ने न किसी के हाथ कटवाए, बल्कि उन कारीगरों को इनाम, जमीन और उपाधियां दी गई थी। मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी को महाराज की उपाधि दी गई थी। तो ये था दुनिया के 7 अजूबों में से एक और भारत की अमूल्य धरोहर ताजमहल का इतिहास। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। नमस्कार।